नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे स्मिथ के जो श्रम विभाजन के संदर्भ में जो विचार हैं उनके बारे में। देखिए, स्मिथ से पहले वणिकवादी थे और उनका मत था कि धातु यानी मनी ही संपत्ति का साधन है और उन्होंने अनुकूल विदेशी व्यापार द्वारा समाज की समृद्धि बढ़ाने पर जोर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृतिवादियों का विचार था कि प्रकृति ही संपत्ति का साधन है। यानी वाणिज्यवादियों ने धातु को संपत्ति का साधन माना, जबकि प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को ही संपत्ति का साधन माना और उन्होंने कृषि पर ही इस कारण जोर दिया था। प्रकृतिवादियों ने डॉक्टर केने का स्पष्ट मत था कि सभी संपत्ति का, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा राज्य की खेती ही मुख्य स्रोत होता था। अब वाणिज्यवादियों और प्रकृतिवादियों यानी इन दोनों मतों के विरुद्ध एडम स्मिथ ने संपत्ति के वास्तविक स्रोत के रूप में श्रम को माना है। यानी स्मिथ ने इन दोनों विचारधाराओं के खिलाफ श्रम पर अधिक महत्व दिया है और इसे उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रथम वाक्य में स्पष्ट किया है कि न तो धातु ही और न खेती ही संपत्ति का साधन है, वरन श्रम संपत्ति का साधन है। यानी वार्षिक श्रम प्रत्येक राष्ट्र का वर्ष विशेष में उपलब्ध श्रम ही कोष है और जो उसके जीवन में उसके वार्षिक उपयोगों में आने वाले आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की वस्तुओं की पूर्ति करता है और ये वस्तुएं या तो उस श्रम से तत्काल तैयार होती है या फिर उनके द्वारा अन्य देशों से खरीदी जाती है। स्मिथ का विचार था कि यदि किसी राष्ट्र की प्राकृतिक दशाएं दी हुई एवं निश्चित है तो श्रम परिवर्तनशील है, तो उस राष्ट्र का धन श्रम के बढ़ने के साथ बढ़ता है और श्रम घटने के साथ घटता है। यानी संपत्ति का जो मुख्य स्रोत माना है स्मिथ ने, उसको माना है श्रम को। ठीक है। फिर आगे स्मिथ श्रम को भी दो भागों में बांटता है, उत्पादक श्रम और अनुत्पादक श्रम। देखिए, स्मिथ ने मानवीय श्रम को उत्पादक एवं अनुत्पादक दो भागों में विभाजित किया है और कहा कि जो श्रम पूंजी के सहयोग से गतिमान रहता है केवल वही श्रम उत्पादक है और इसी से मूल्यों का सृजन एवं उत्पादन होता है। और इसी आधार पे स्मिथ ने जो शासक वर्ग है, सेना है, पादरी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, रंगमंच के कलाकारों को है जो घरेलू नौकर के समान है मानकर उन्हें अनुत्पादक श्रम में शामिल किया है। स्मिथ के अनुसार श्रम की उत्पादकता समाज के पूंजीगत कोष पर निर्भर करती है। स्मिथ आगे कहता है कि श्रम की जो उत्पादकता है वो समाज के पूंजीगत कोष पर निर्भर करती है, अतः उन्हें बचत और मितव्ययता के ऊपर जोर दिया स्मिथ ने। ठीक है। और कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि सभी धंधों में लगे हुए व्यक्ति उत्पादन करते हैं और ये व्यक्ति अनुत्पादक श्रम में आते हैं जिनके श्रम से मूल्य पैदा नहीं होता। यानी वे व्यक्ति अनुत्पादक श्रम में आते हैं जिनके श्रम से मूल्य पैदा नहीं होता। स्मिथ ने आगे जो श्रम विभाजन का अर्थ बताया। देखिए, श्रम विभाजन है जो एडम स्मिथ के आर्थिक चिंतन का एक प्रारंभिक बिंदु है और वे इसे वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रारंभ ही श्रम विभाजन से करते हैं। इस पुस्तक के वेल्थ ऑफ नेशंस के जो प्रथम खंड का प्रथम अध्याय का शीर्षक ही है क्या, ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर है। दूसरे व तीसरे चैप्टर में विशेष सामग्री भी श्रम विभाजन से संबंध रखती है। देखिए, स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन एक प्रकार का सामूहिक सहयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूर्ण नहीं कर पाता, अतः समाज में सामाजिक सहयोग से वस्तुएं उत्पादित की जाती। कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की सभी चीज़ें पैदा नहीं कर सकता।
समाज में सामाजिक सहयोग से वस्तुएं उत्पादित की जाती है और विनिमय के माध्यम से एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी की जाती है। और इस सामाजिक सहयोग का एक दूसरा रूप है कि एक ही वस्तु के उत्पादन में भी अनेक लोग सहयोग देते हैं। देखिए श्रम विभाजन को किस तरह बता रहे हैं स्मिथ, कि व्यक्ति कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, सामाजिक सहयोग से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है और उस सामाजिक सहयोग से वस्तुएं उत्पादित की जाती है और विनिमय के माध्यम से एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी की जाती है। और इस सामाजिक सहयोग का एक दूसरा रूप यह भी कि एक ही वस्तु के उत्पादन में भी अनेक लोग सहयोग दें, और जब ऐसा होता है तभी इसे श्रम विभाजन कहते हैं। यानी किसी एक वस्तु के उत्पादन को अनेक श्रमिकों में बांट दे तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। देखिए श्रम विभाजन की प्रकृति और उसके लाभों को स्पष्ट करने के लिए स्मिथ ने एक पिन निर्माण की फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। सबसे उसका जो फेवरेट उदाहरण है, पिन निर्माण की फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। और उन्होंने बताया कि एक पिन के निर्माण में 18 तरह की विभिन्न क्रियाएं संपादित की जाती है और जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण की जाती है। और ऐसी ही पिन फैक्ट्री का निर्माण करते हुए स्मिथ आगे कहते हैं कि उसमें 18 की जगह मान लीजिए केवल 10 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। एक पिन निर्माण की फैक्ट्री है उसमें, और स्मिथ ने कहा कि पिन निर्माण में 18 तरह की क्रियाएं संपादित की जाती है। अब मान लीजिए उसमें 10 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं पिन निर्माण में, तो यद्यपि वे इतने कुशल नहीं थे, इतने ट्रेंड नहीं थे, परंतु आवश्यक मशीनों व उपकरणों के साथ श्रम विभाजन का प्रयोग कर वे एक दिन में करीब 12 पाउंड यानी 48,000 पिंडों का निर्माण कर रहे थे। अर्थात प्रत्येक श्रमिक 4800 पिन बनाता था। एक दिन में एक श्रमिक 4800 पिन बनाता, परंतु यदि उनमें से प्रत्येक यदि बिना श्रम विभाजन के अलग अलग कार्य करता तो शायद एक दिन में 20 पिन भी नहीं बना पाता। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि श्रम विभाजन से कितना लाभ होता है। तो श्रम विभाजन से श्रमिकों की कार्य कुशलता और दक्षता बढ़ जाती है। आगे स्मिथ है जो श्रम विभाजन के लाभ के बारे में भी बात करता है, और स्मिथ ने श्रम विभाजन के अनेक लाभ बताए। सबसे मुख्य है जैसे उत्पादकता में वृद्धि। स्मिथ ने पिनों के उदाहरण में जो स्पष्ट किया है कि श्रम विभाजन के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, और श्रम विभाजन के कारण एक श्रमिक जो 4800 पिन बना सकता है जबकि उसके अभाव में एक श्रमिक 20 पिन से ज़्यादा नहीं बना सकता, तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है श्रम विभाजन से। दूसरा जो लाभ है वो है समय की बचत। जब एक व्यक्ति एक ही क्रिया करता है तो इससे समय की बचत होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा एक औजार को छोड़कर दूसरा औजार लाने में जो समय बर्बाद होता है वह बच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में स्वतः ही वृद्धि होती है तथा उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। इस तरह से समय की बचत होती है। तीसरा जो श्रम विभाजन का मुख्य लाभ है वो है कार्य कुशलता में वृद्धि। एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से श्रमिक की दक्षता में वृद्धि होती है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है और उसकी कार्य कुशलता बढ़ती है। और चौथा जो मुख्य लाभ है श्रम विभाजन का वो है आविष्कार। श्रम विभाजन से उद्योगों में निरंतर सुधार एवं खोज को भी प्रोत्साहन मिलता है। श्रम विभाजन से कार्य यांत्रिक हो जाता है, यानी मशीनों से संभव हो जाता है, और श्रमिक को अपना संपूर्ण ध्यान इसी ओर केंद्रित रखना पड़ता है कि कार्य को और अच्छी तरह कैसे किया जाए, यानी जो कि कार्य इसको और अच्छी तरह कैसे किया जाए, इससे नए नए आविष्कारों की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो इस तरह से स्मिथ ने बताया कि श्रम विभाजन से है जो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है और उसकी दक्षता में वृद्धि होती है तथा नए आविष्कारों की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है। देखिए स्मिथ ने श्रम विभाजन के कुछ दोष भी बताए। स्मिथ ने केवल श्रम विभाजन के लाभों का ही जिक्र नहीं किया, वरना अपनी किताब के 5वें भाग में जो श्रम विभाजन की बुराइयों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन के लिए समाज को बौद्धिक,
सामाजिक व नैतिक मूल्यों की ऊंची लागत चुकानी पड़ती है। इससे श्रम की गतिशीलता में कमी आती है। लंबे समय तक लगातार एक ही कार्य करते रहने से उसका जीवन नीरस हो जाता है, नीरसता बढ़ती है और वे कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनकी बुद्धि से कार्य करने की आदत समाप्त हो जाती है और उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ये सबसे बड़ा दोष बताया है, क्योंकि श्रम विभाजन में व्यक्ति एक ही कार्य को करता रहता है तो उसमें नीरसता आ जाती है, अपने विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। देखिए, स्मिथ ने श्रम विभाजन की कुछ सीमाएं भी बताई है। स्मिथ ने जो श्रम विभाजन की निम्न सीमाएं बताई हैं, जैसे बाजार का आकार। यदि बाजार का आकार छोटा होता है तो उस वस्तु की मांग कम होती है, परिणाम स्वरूप उत्पादन भी कम किया जाता है, जिससे श्रम विभाजन भी कम होता है। तो ये श्रम विभाजन के जो लाभ है जो बाजार के आकार के ऊपर भी निर्भर करते हैं। दूसरी जो सीमा बताई है वो है पूंजी की मात्रा। स्मिथ के अनुसार पूंजी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक श्रम विभाजन संभव होगा। और तीसरी जो सीमा बताई वो है औद्योगिक विस्तार। देखिए, श्रम विभाजन तब ही संभव है जब किसी उद्योग का लगातार विस्तार होता रहे, तभी संभव है श्रम विभाजन। चौथी सीमा है श्रम व विनिमय की स्वतंत्रता। देखिए, श्रम व विनिमय की स्वतंत्रता से श्रम विभाजन बढ़ता है और उनकी स्वतंत्रता पर रोक से श्रम विभाजन का स्तर कम होता है। फिर व्यवसाय की प्रकृति। देखिए, मौसमी व सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसायों में श्रम विभाजन संभव नहीं हो पाता। जो मौसम विशेष में ही जो व्यवसाय चलते हैं, जैसे गर्मियों में है जो आइसक्रीम का उत्पादन है। ठीक है। इस तरह से स्मिथ ने श्रम विभाजन के बारे में अपने विचार दिए हैं।